हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हम देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर इस वीडियो को हम डायग्रामेटिक व्यू से समझ रहे हैं आज। तो पहले आप वाले वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हम देखेंगे आज नेफ्राइटिक सिंड्रोम। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक क्या होता है। नेफ्राइटिक यानी जो किससे रिलेटेड है, आपका नेफ्रॉन से रिलेटेड है जो सिंड्रोम होता है उसको बोलते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है, किडनी का। तो अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या स्टडी करेंगे। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आपको प्रीवियस वीडियो मैंने बता चुका हूँ कि क्या क्या टाइप्स होते हैं बेटा, बताया ना क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके, किस तरीके से होता है वो, कितना कॉमन है वर्ल्ड में, है ना, क्या क्या चीजें सिक्रीशन हो जाती हैं उससे। और माइक्रोस्कोपिक जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, नेफ्रॉन का, तो जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलाई का जब स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो स्लाइड में जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना बेटा, तो कैसा उसका अपीयरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसके टाइप्स को कैटेगरी दी गई है, ठीक है। तो उन कैटेगरी की आज हम स्टडी करेंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। कुछ नए भी कैटेगरीज है उसकी भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कैटेगरी में किस किस तरीके से चीजें होती हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो चलिए देख शुरू करते हैं। ये मैंने बनाया हूँ बेटा छोटा सा डायग्राम है नेफ्रॉन का। किसका डायग्राम है ये? डायग्रामेटिक व्यू है नेफ्रॉन का कि इस तरीके से भाई आपका नेफ्रॉन दिखता है। ये आपकी एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ये क्या है ना, एफरेंट और इफरेंट। और ये क्या है? ग्लोमेरुलाई है ये, है ना, ये जो बोल जैसा आकार है ना बेटा, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलाई। ये है बाउमेंस कैप्सूल। ये रहा आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये पूरा, है ना। अब उसके बाद क्या है ये? हेनलीस लूप या लूप ऑफ हेनल भी बोल सकते हैं इसको, है ना, लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनल के बाद क्या है ये? लूप ऑफ हेनल के बाद आता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद क्या है ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, ये वाला पोर्शन, और ये है कनेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं आपके नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है बेटा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि आपका जो ग्लोमेरुलाई वाला पोर्शन है वहां पे कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाना, कोई बीमारी हो जाना, है ना, किसी प्रकार की खराबी कहाँ है? ग्लोमेरुलाई वाले एरिया में, है ना। इस एरिया में कुछ भी नहीं है, ये एरिया बहुत सही है आपका। सिर्फ इन्फेक्शन किस एरिया में हो रहा है आपका? इन्फेक्शन नहीं बोलूंगा इसको, डैमेज होना, किस तरीके का जो भी इसमें डिस्टर्बेंस कहाँ आ रहा है आपका ग्लोमेरुलाई में आ रहा है, ठीक है। तो जब आपके इन्फ्लेमेशन होता है किसमें? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होता है? दो प्रकार से हम इसको देखते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक होता है और एक होता है मैक्रोस्कोपिक, है ना। माइक्रो छोटा होता है बेटा और मैक्रो उससे बड़ा होता है, ठीक है। माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस है, माइक्रो ज्यादा छोटा और मैक्रो उससे बड़ा होता है। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक, जब इसमें इन्फ्लेमेशन होता है यानी उसमें माइक्रोस्कोपिकली चीजें डैमेज होती हैं, यानी ज्यादा सूक्ष्म एकदम बारीक चीजें अगर उसमें डैमेज होती हैं तो वो आता है माइक्रोस्कोपिक में। और मैक्रोस्कोपिक कब होता है? जब वो जो पोर से जो छेद जो डैमेज हुआ है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा साइज का होगा तो वो हो जाता है मैक्रोस्कोपिक में। तो माइक्रोस्कोपिक कब होता है? माइक्रोस्कोपिक होने से क्या होता है बेटा? हीमेटूरिया होता है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। हीमेटूरिया क्या होता है? हीमेटूरिया यानी हीम का सिक्रीशन। हीम क्या है आपका? जो हीम क्या है बेटा? आपका आरबीसी, और आरबीसी क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट होने लग जाता है, बहने लग जाता है। कहां से? ग्लोमेरुलाई से आने लग जाता है बाउमेंस कैप्सूल में, जो कि नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट में या हेल्दी इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होता है। आपके यूरिन में आरबीसी नहीं आती है, ब्लड नहीं आता है, पर कब आता है? जब आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन हो या आपके ग्लोमेरुलाई में डैमेज होने लग जाए, क्योंकि आपकी आरबीसी का साइज बेटा बहुत होता है, बड़ा, है ना, 7 to 8 माइक्रोमीटर का साइज होता है, और ये यहाँ से इधर पास ऑन नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, है ना, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती वो, क्योंकि इसमें बहुत सारी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने इसका बाउमेंस कैप्सूल वाला जो आपका पोर्शन पढ़ाया था कि किस तरीके से इसके लेयर में पोर्स रहते हैं और चीजें सिक्रेट होकर एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं, है ना, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो बार बार इसमें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है? यहाँ से आ नहीं सकती क्योंकि इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, पर क्योंकि इसमें डैमेज हो जाने के कारण चीजें यहाँ से सर्कुलेट होकर आने लग जाती हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, है ना। अब जब आने लग जाती है बेटा, ये क्या है? आरबीसी यहाँ पे आ रही है। जब आरबीसी यहाँ पे आती है तो क्या बना लेती है? एक गुच्छा बना लेती है ना। आरबीसी आपस में जुड़कर
एक गुच्छा बना लेती है जिसको बोलते हैं आरबीसी कास्ट। क्या बोलते हैं? आरबीसी कास्ट। एक गुच्छा बना लेती है, एक कास्ट का एक स्ट्रक्चर बना लेती है आरबीसी, और वह मिलके आती है आपसे, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, ठीक है, मैंने इस पोर्शन को ऐसा काट के समझ लो निकाल के यहाँ पे चिपका दिया हूँ, बना दिया हूँ, है ना। अब ये जो है आपका ये जो एरिया है ना, जैसे कि चलो यहाँ पे मैं पोडोसाइट भी बना देता हूँ, पोडोसाइट अगर नहीं बनाया है ना, ये है आपके पोडोसाइट, है ना, पोडोसाइट है ना, जो कि मैंने नहीं बनाया था। और ये रहा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये रही आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये समझ लो आपका ये वाला पोर्शन है, ये लेयर है, ये सेल की जो लेयर है ना, ये आपकी आर्टरी कैपिलरी की, ये कैपिलरी की लेयर है बेटा। ये जो ब्लू कलर में है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये इसके नीचे है पोडोसाइट। और पोडोसाइट क्या करता है? फूड प्रोसेसिंग करके रखता है, यानी आपस में जोड़ के रखता है अपने पैरों को, है ना। फूड प्रोसेसिंग, उसके जो चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, वो कैसे ऐसे जोड़े रखती है, वहाँ से फिर क्या चीज़ें निकलती हैं, उसमें भी बीच में गैप हो जाता है ना। तो जब डैमेज हो जाता है आपके ग्लोमेरुलस में या ग्लोमेरुलाई में, डैमेज होने के कारण क्या होता है, इसके जो पोर्स बेटा, आपकी ग्लोमेरुलाई की जो कैपिलरी है उसके पोर्स हो जाते हैं, यानी छेद हो जाते हैं, और ज़्यादा बड़े साइज के हो जाते हैं। कोई भी डैमेज किसी तरीके से, कोई भी किसी सिंड्रोम की वजह से डैमेज हो रहा है, किसी केमिकल इंजरी की वजह से डैमेज हो रहा है ना, कोई एक्सीडेंटल डैमेज है, किडनी में एक्सीडेंट से कुछ डैमेज हो गया है तो ग्लोमेरुलाई डैमेज हो गया है आपका। ऐसे बहुत सारी कंडीशन बेटा। तो ऐसे डैमेज होने से क्या होता है, पोर्स बड़े हो जाते हैं। अब पोर्स बड़े हो गए हैं तो क्या होगा, आरबीसी जो बड़े साइज होने के कारण यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती थी, पर अब वो आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि जिसके पोर्स है वो बड़े हो गए हैं, तो क्या हो जाता है, डैमेज कैपिलरी है, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये पोडोसाइट्स है ना, ये है पोडोसाइट्स। अब क्योंकि इसके डैमेज होने की वजह से आरबीसी आने लगती है, और जब पोडोसाइट्स भी डैमेज हो जाते हैं बेटा, ये जो पोडोसाइट्स हैं ये भी जब डैमेज हो जाते हैं तो ये किसको अलाउ करते हैं आने के लिए, ल्यूकोसाइट्स को, जो आपके पास डब्ल्यूबीसी है और ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल वगैरह को अलाउ करते हैं पास होने के लिए। जब आरबीसी आता है ब्लड से बाउमिन्स कैप्सूल वाले एरिया में, तो क्या होता है, हीमेच्यूरिया होता है। और जब डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल आते हैं ग्लोमेरुलस से बाउमिन्स कैप्सूल वाले एरिया में, तो होता है प्रोटीनयूरिया। क्या होता है? प्रोटीनयूरिया। प्रोटीनयूरिया इसको कंडीशन टर्म को बोलते हैं। और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन में भी क्या होता है, हाइपरटेंशन यानी ज़्यादा बीपी बढ़ जाना आपका, ज़्यादा बीपी बढ़ने से क्या होता है, कैपिलरी ठीक हो जाती है। मैंने आपको बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में भी, कैपिलरी ठीक हो जाती है, और क्या होता है, अच्छे से ब्लड पास नहीं हो पाता है, इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाता है। अब जब जो कि ये सब इन लोग यहाँ से पास होते हैं बेटा, ये है आपका न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट के आरबीसी, ये जब दोनों यहाँ से निकलते हैं तो ये एक आरबीसी कास्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं एक्हेंथोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? एक्हेंथोसाइट बोलते हैं इसको, जो कि डिस्मॉर्फिक स्ट्रक्चर रहता है आरबीसी का। डिस्मॉर्फिक है ना, उसका शेप चेंज हो जाता है, डिस्मॉर्फिक स्ट्रक्चर रहता है। और ल्यूकोसाइट, क्योंकि ल्यूकोसाइट यहाँ से प्योरली ल्यूकोसाइट बहकर आ रही है ना, इन्फेक्शियस तो है नहीं है ना, किसी इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे ल्यूकोसाइट नहीं आई है, क्योंकि ल्यूकोसाइट कब ज्यादा प्रोड्यूस होती है, आपको इन्फेक्शन हो ब्लड में। पर क्योंकि यहाँ पे तो इन्फेक्शन नहीं है, यहाँ पे तो बेचारा डैमेज हो गया है आपका ग्लोमेरुलाई, और डैमेज होने की वजह से आपका ल्यूकोसाइट यहाँ पे बहकर आ रही है। क्यों? तो ल्यूकोसाइट जब यहाँ से बहकर आ रही है तो किस कंडीशन में आ रही है बेटा, वो स्टेराइल कंडीशन में, यानी वो एकदम प्योर कंडीशन में आ रही है ल्यूकोसाइट, किसी तरीके से वहाँ पे इन्फेक्शन लेकर नहीं गुजर रही है। तो इस कंडीशन में जब ल्यूकोसाइट ब्लड से कॉन्ट्रैक्ट ट्यूब्यूल के थ्रू आती है बेटा, तो उसको बोलते हैं स्टेराइल पायूरिया, यानी कि ल्यूकोसाइट जब आती है उसको बोलते हैं पायूरिया बोलते हैं। और ये नो इन्फेक्शन, यानी यहाँ पे कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं आ रही है, ये आ रही है बेटा डैमेज के वजह से। क्यों आ रही है? क्योंकि आपका जो ग्लोमेरुलाई है वो डैमेज हो गया है, इसलिए यहाँ से क्या आ रहे हैं, आपके ल्यूकोसाइट आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेराइल पायूरिया, इस कंडीशन को बोला जाता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब अपन थोड़ा इधर आते हैं। ये चीज समझ में आ गई है ना, आपका नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलाई होता है बेटा, वहां पर अगर किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, डैमेज हो जाए और पोर्स बड़े बड़े हो जाए, और पोर्स बड़े होने के कारण आपकी जो सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो आपकी यूरिन में से निकलने लग जाए, पास होने लग जाए, इस कंडीशन में क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उस कंडीशन को बोलते हैं।
और जो जो सेल्स निकलती हैं वो टर्म देते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन निकलता है तो हीमेटूरिया बोलते हैं, प्रोटीन निकलता है तो प्रोटीनयूरिया बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट निकलता है तो पाइयूरिया बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके टर्म दिए गए है ना। अब ये चीज क्लियर हो गई कि किस तरीके से निकल के आता है, कास्ट कैसे बनता है, ये चीज डायमॉर्फिक स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इधर से इधर कैसे आती है। ठीक है, अब इधर वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ बेटा। अब जब इन्फ्लेमेशन होता है आपके ग्लोमेरुलाई में या ग्लोमेरुलस में, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जीएफआर घट जाता है। जीएफआर यानी ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट है ना, यानी कि जो ग्लोमेरुलस आपका फिल्ट्रेशन कर रहा है उसका रेट क्या हो गया, घट गया है, क्योंकि वो डैमेज हो गया है ना, सही से फिल्टर नहीं कर पा रहा है। उसके कारण क्या होता है, ऑलिग्यूरिया हो जाता है ना। ऑलिग्यूरिया और एनोरिया जिस कंडीशन, एक्स्ट्रा सिक्रेशन होना यूरिन का, या तो यूरिन सीक्रेट ही नहीं होना है ना, क्योंकि क्या फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम हो गई है ना आपके अंदर, क्योंकि यही तो फिल्ट्रेशन यूनिट है। किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो यही है। आपके घर में फिल्टर लगा होगा किसी के अंदर, तो वो ऊपर का डब्बा थोड़ी ना सिर्फ फिल्टर करता है, अंदर तो उसके जो चैम्बर्स हैं, कैप्सूल जो बने रहते हैं अंदर चैम्बर्स, वो फिल्टर होकर जाली में से निकल के फिल्टर होकर आता है ना। पूरा कैल्शियम के चैम्बर्स रहते हैं, क्या क्या चैम्बर्स रहते हैं, आर और यूवी प्रोटेक्शन जो भी रहता है, इस तरीके से ये भी एक प्रोटेक्शन का काम करता है। अंदर ये चैम्बर्स है भाई, इनमें से जब ब्लड होगा, जब सिक्रेशन पास होकर निकलता है, रीअब्जॉर्प्शन सिक्रेशन होकर, तो वो जो एलिमेंट्स बन जाते हैं, ये फिल्ट्रेशन यूनिट क्या करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है। ठीक है, और जो ब्लड है बाकी का मैंने आपको बता चुका हूँ फिर कैसे भाई रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। पूरे पोर्शन इनके एक एक मैंने पोर्शन पढ़ा चुका हूँ, इनके एक एक भाग पढ़ाया हूँ मैंने। जिनने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने ग्लोमेरुलस और बॉमेल्स कैप्सूल वाला एक अलग वीडियो बना चुका हूँ इनके बारे में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। हेनलीज लूप के बारे में, लूप ऑफ हेनल के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ मैं पूरा। और डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, इन सब के मैं वीडियोस बना चुका हूँ, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे सिक्रीशन होता है, और क्या क्या एलिमेंट्स निकलते हैं और क्या क्या रीअब्जॉर्ब जाते हैं, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। तो हम वो चीज इसमें रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मेहरबानी से देख लीजिएगा। ऑलिगोरी जिस कंडीशन में जाती है, क्योंकि जीएफआर क्या हो गया आपका, कम हो गया है, और जीएफआर कम हो गया है, और क्या होगा इसमें, एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट क्यों बोल रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि तुरंत में हुई है इंजरी है ना, क्रॉनिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी क्रॉनिक हुई नहीं है। क्रॉनिक कब हो जाती है बेटा कंडीशन, जब वो क्योरेबल नहीं है, हो पाती है ना, हील नहीं हो पाता है, चीज अच्छी नहीं हो पाती है उसको, है ना, ठीक नहीं हो पाता है, तो वो फिर क्रॉनिक वाले पीरियड में चले जाता है ना। और एक्यूट यानी कि भाई 3 महीना 2 महीना 4 महीना में वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक्यूट किडनी जब इंजरी, जब स्टार्टिंग में जब किडनी इंजरी होती है तब क्या होता है, क्रिएटिनिन सीक्रेट होता है। क्रिएटिनिन क्या होता है, एक प्रकार का बाय प्रोडक्ट है। कोई भी आपके अंदर के ऑर्गन्स जब इंजरी होते हैं ना, अंदर से जब डैमेज होने लग जाते हैं, तो क्रिएटिन ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी सीक्रेट करती है ना। क्रिएटिन ऐसा एक प्रोडक्ट है, जब आपके ऑर्गन्स अंदर से इंटरनली डैमेज होते हैं तो क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाता है। डॉक्टर आपको क्रिएटिनिन का टेस्ट लिखते हैं, इसका क्रिएटिनिन करवाओ। क्यों लिखते हैं कि चेक करते हैं भाई कि इसकी किधर डैमेज है, कौन सा ऑर्गन इसका डैमेज है। इसका लिवर तो डैमेज नहीं है, है ना, लिवर प्रोफाइल करवाएंगे और किडनी प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल करवाएंगे, ये सब कराते हैं। उसमें अगर क्रिएटिनिन बड़ा आया तो क्या मतलब कि भाई किडनी डैमेज है, भाई लिवर डैमेज है, भाई ये ऑर्गन डैमेज है, भाई वो ऑर्गन डैमेज है ना, इससे वो पता चलता है। एजोटेनिया होता है, एजोटेनिया में क्या होता है, यूरिया बेटा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अगर आप लोग को ध्यान होगा जिनने मेरे वीडियो ध्यान से देखा है, मैंने यूरिया कैसे बढ़ जाता है मैंने आपको बताया हूँ। अगर फिल्ट्रेशन बराबर नहीं हो पाता है तो यूरिया एक्सक्रीट नहीं होगा। यूरिया क्या है, एक एक्सक्रीशन बाय प्रोडक्ट है आपका, है ना, वो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया। यूरिया की आपकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यूरिया क्या करते हैं, बॉडी क्या करती है, यूरिया निकाल देती है अपने अंदर से, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में इसलिए यूरिया पाया जाता है। पर क्योंकि बेटा फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, और फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा बेटा, यूरिया बढ़ जाएगा। और यूरिया बढ़ने से क्या होगा बेटा, जब तक रेस्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। रेस्ट सिस्टम क्या होता है बेटा आपका, रिएक्टिव एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रिएक्टिव एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है बेटा आपका, जिसको बोलते हैं रेस, RAAS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और रेस अगर एक्टिवेट होगा बेटा तो क्या होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि रेनिन जो है आपका बीपी जो कंट्रोल करता है, रेनिन को वो क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा रेस सिस्टम। इस तरीके से क्या होता है, आपका बीपी बढ़ जाता है यूरिया बढ़ने से। तो अगर एक जगह पे बेटा आपका डैमेज हो रहा है तो पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है।
तो इस तरीके से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपके बॉडी में एक्ट करता है। तो हमने ये देख लिया कि बेटा किस तरीके से क्या क्या इंजरी होती है और क्या क्या इसकी कंडीशंस रहती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे बेटा कि कौन कौन से टाइप होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के और वो टाइप में किस तरीके से इंजरी होती है, वो चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।